हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कॉमन एस्पिरेंट चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए एंड इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बट वो स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है बैंकिंग एग्जामिनेशंस की दिसंबर 2020 से, क्योंकि तभी मेरा पीजी फिनिश हुआ था, मैंने एमकॉम किया है। एंड मेरी जो स्कूलिंग है वो आईसीएसई बोर्ड से हुई है, तो इंग्लिश का एक वेटेज वहाँ अच्छा पहले ही से बन जाता है। इंग्लिश का एक वेटेज होता है तो एक बेस अच्छा बन जाता है। मैं समझ सकता हूँ यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं उनके लिए इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, बट कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं। तो अभी हम आगे बताएंगे कैसे इंप्रूव करना है इंग्लिश उन बच्चों के लिए जिनका यूपी बोर्ड से स्कूलिंग है या जिन्होंने काफ़ी इंग्लिश कभी अच्छे से पढ़ी नहीं है अपने स्कूल में। उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं दिसंबर 2020 से, जिसमें से बैंकिंग के भी हैं, एसएससी के भी हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ के हैं लाइक आरबीआई, नाबार्ड एंड सेबी, इंश्योरेंस के भी दिए हैं, LIC, और एनटीए का भी पेपर दिया है, वो वाला कौन सा होता है, EPFO, SSA। तो मुझे एक्सपीरियंस है ठीक ठाक कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उसके बाद मैं पिछले साल एज अ क्लर्क सेलेक्ट भी हो गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इन 2022-23 अनरिजर्व कैटेगरी से, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैंने एक रिस्क लिया है कि मैं एक साल अभी और तैयारी करूँगा और एक ऑफिसर लेवल की जॉब मैं क्लियर कर सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने ज्वाइन कर लिया होता तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं नहीं मैनेज कर पाता, तो इसलिए मैंने एक रिस्क लिया है और छोड़ा है क्लर्क की जॉब। अब देखो आगे क्या होता है। एक और बात मैं बता दूं तो पिछले साल SBI PO भी मैंने दिया था एंड उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन मिस हो गया था 0.14 मार्क्स से, क्योंकि मुझे इंटरव्यू में मार्क्स कम मिले थे, जबकि मेरे मेंस में जो मार्क्स थे वो 16 नंबर ज़्यादा थे कट ऑफ से। तो ये मेरा थोड़ा लिटिल बैकग्राउंड था अपने रिगार्डिंग। तो अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि जो मेरा अभी जनरल प्रिपरेशन का लेवल है वो ये है कि क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड मेरा हमेशा से वीक रहा है, तो उसी पे मैं मेन फोकस करता हूँ। रीजनिंग मेरा एवरेज है एंड इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश सेक्शन यानी क्या क्या इंग्लिश के पेपर में आता है। पहला तो पैसेज है, जो सबको पता है, एक पैसेज आता है, 5 क्वेश्चन होते हैं, आंसर करने होते हैं। उसके बाद आते हैं पैरा जम्बल्स, यानी 5 सेंटेंस दे देंगे और कहेंगे इनको सही से ऑर्डर करो ताकि एक मीनिंगफुल पैसेज बने। उसके बाद एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन आते हैं कि एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके 4 टुकड़े कर देंगे और कहेंगे किस टुकड़े में एरर है उसको स्पॉट करो। उसके बाद क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं कि एक पैसेज होगा और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने होंगे, 5 वर्ड दिए रहेंगे, उसमें से कौन सा फिट हो रहा है हर ब्लैंक में वो आपको बताना होगा। एंड आता है उसके बाद वर्ड रिप्लेसमेंट इन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि कोई सेंटेंस दिया होगा उसमें कुछ पार्ट बोल्ड में होगा और फिर नीचे 5 ऑप्शन दिए होंगे कि आपसे पूछेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से बोल्ड वाले पार्ट को रिप्लेस कर सकता है सेंटेंस में, ताकि और इम्प्रूव हो जाए सेंटेंस। तो ये कुछ 5 चीज़ें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं इंग्लिश के पेपर के बैंकिंग एग्जामिनेशंस, तो उसी को मैंने टारगेट किया है। तो अब ये कैसे करने हैं, क्या करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब चलते हैं हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन इंग्लिश। तो भाई क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिससे आपके मार्क्स इंग्लिश में अच्छे आएंगे। ठीक है, पहला तो ये है कि बेसिक ग्रामर रूल्स आपको आने चाहिए। आपको टीचर नहीं बनना है इंग्लिश का, बस इतना आना चाहिए कि आपका मैक्सिमम मार्क्स आए इंग्लिश में। ठीक है, इसको हम अभी आगे बताएंगे कैसे करना है। उसके बाद वोकैबुलरी, ये भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो वोकैबुलरी से ही आपके क्या कहते हैं आप कर पाओगे उन्हें, वरना नहीं कर पाओगे। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, हालांकि इसका बैंकिंग में ज़्यादा रोल नहीं है, मेंस में आता है एंड प्री में बहुत कम आता है एंड एसएससी में ज़्यादा इसका वेटेज है। तो लेकिन अगर आप याद कर लोगे तो मतलब इंपॉर्टेंट रहता है कि जो अगर 1-2 क्वेश्चन का आ गया और आपको हिट कर गया तो आप कर लो। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यानी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। तो ये 4 कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अच्छे मार्क्स लाने की। अब इनको 1 बाय 1 में टैकल करूँगा कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो बेसिक ग्रामर रूल्स पहला, तो इसमें क्या है कि भाई ये किस चीज़ के लिए काम आएगा। तो एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बेसिक ग्रामर ही लगती है, वरना आप एरर स्पॉट नहीं कर पाओगे, सेंटेंस इंप्रूव भी तब भी नहीं कर पाओगे जब तक आपको ग्रामर रूल्स नहीं पता है। तो कैसे ठीक करना है, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक रूल क्या है, बेसिक ग्रामर रूल्स क्या है, नीदर नॉर का, नीदर के साथ नॉर लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, ये सेंटेंस सही है, बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये वाला गलत क्यों है, वो वाला सही क्यों। तो ये आपको बेसिक रूल्स आने चाहिए। और ये रूल्स आपको कहाँ से आएंगे, ये रूल्स आपको आएंगे बहुत सारी टेलीग्राम की ऐप पे बहुत सारी PDFs अवेलेबल है। आप वो वाली फाइंड करो जिसमें सबसे कम रूल्स दिए हुए हैं। मुझे जहाँ तक याद है जब मैंने किया था शायद 25 रूल्स या 30 रूल्स वाली कोई PDF थी।
उसको आप ढूंढ लो, मिल जाएगी। तो बस उसको आप बाय हार्ट मेमोराइज कर लो, क्योंकि अगली बार जब आप क्वेश्चन देखोगे तो वो आपको स्ट्राइक कर जाएगा और आप उसको उससे अटेम्प्ट कर लोगे। और ये बहुत बेसिक रूल्स हैं, मतलब 25 to 30 रूल्स हैं जो बहुत बेसिक हैं। ये तो आने ही चाहिए फिंगर टिप्स में। अगर आप ये गलत हो रहे हैं अभी भी तो भी समझो मार्क्स नहीं आ पाएंगे। ये बेसिक हैं, ये तो सही करना ही करने। और मैं अगर सही बताऊँ, अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो यही मेजोरिटी आते हैं बेसिक वाले 25 से 30 रूल्स। वो अगर आपको आते हैं आपका पेपर गलत होगा ही नहीं, सही होगा। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि भाई इसमें ग्रामर रूल्स में टाइम नहीं वेस्ट करना है। कुछ लोग कहते हैं वर्ड पावर में डेजी पढ़ लो, या भाई कोई बड़ी ग्रामर की बुक पढ़ लो, या 100 या 200 रूल याद कर लो। भाई उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उससे फ़ायदा है अगर आपको अपनी नॉलेज गेन करनी है इंग्लिश में, लेकिन आपको तो बस पेपर निकालना है अच्छे मार्क्स से। तो अगर वो निकालना है कम टाइम में तो ग्रामर रूल्स ज़्यादा नहीं पढ़ने। 25 से 30 वाले जो ग्रामर रूल्स मोस्ट बेसिक वाले हैं वो आने चाहिए, ताकि उसमें गलती ना हो। बस दैट्स इट, ये आपका बेसिक ग्रामर रूल्स कंप्लीट। अब चलते हैं वोकैबुलरी के ऊपर। वोकैबुलरी के लिए यूसेज क्या है भाई क्वेश्चन पेपर में? तो वर्ड मीनिंग में तो वोकैबुलरी आती है, सिनोनिम्स में आती है, एंटोनिम्स में आती है। और कुछ क्वेश्चन आते हैं यूसेज वाले, जैसे एक वर्ड दे देंगे और 3 सेंटेंस देंगे, कहेंगे किस सेंटेंस में उसका वर्ड का सही यूसेज हुआ है। तो भाई वो तभी कर पाओगे जब वोकैबुलरी आती है, ठीक है। तो वोकैबुलरी के जैसे फॉर एग्जाम्पल होक्स, ही वॉज स्केयर्ड बिकॉज ही न्यू इट वॉज अ होक्स। अब ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अब बताओ सेंटेंस गलत है कि सेंटेंस सही है? ये आप तभी बता पाओगे जब आपको होक्स की मीनिंग पता है। होक्स का मतलब होता है प्रैंक करना या फॉल्स अलार्म। मतलब तुमने किसी को झूठा मोटा कोई चीज़ करी जो सच नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें लिखा है कि ही वॉज स्केयर्ड बिकॉज ही न्यू इट वॉज अ होक्स। ये गलत सेंटेंस है। वो डरा हुआ था क्योंकि उसे पता था पहले ही से कि ये प्रैंक है, मेरे साथ प्रैंक हो रहा है। अगर उसे पहले से पता था प्रैंक हो रहा है तो डरेगा क्यों? सही सेंटेंस होगा ही वॉज स्केयर्ड बिकॉज ही डिड नॉट नो इट वॉज अ होक्स। तो ये सेंटेंस सही है। तो ये कैसे पता चला? वोकैबुलरी से। तो वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उसके बाद जैसे टेंटर हुक्स का ये वर्ड है, कॉन्स्टर्नेशन का मतलब सरप्राइज। तो ये सब आते हैं बैंकिंग में। और ये सब कैसे पता चलेंगे वो भी मैं बताता हूँ। आपको वोकैबुलरी के लिए कुछ नहीं करना है। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाओ, कोई भी, उसमें से आप न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करो राइट फ्रॉम फर्स्ट पेज। और तब तक न्यूज़ पढ़ो जब तक 5 वर्ड्स आपको ऐसे नहीं मिल जाएं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है। जैसे ही आपको 5 वर्ड्स मिल गए, न्यूज़पेपर बंद कर दो, अब नहीं पढ़ना। क्योंकि जीए तो आप लोग PDF से ही करते हो, न्यूज़पेपर से टाइम वेस्ट होता है। और ऐसे भी न्यूज़पेपर पढ़ने से कुछ ज़्यादा अच्छा होने नहीं वाला है मेरे हिसाब से। आप बस तब तक पढ़ो जब तक 5 वर्ड्स आपको नहीं मिल रहे। जैसे ही आपको 5 वर्ड्स मिल गए जो आपको जिसकी मीनिंग नहीं पता है, अब उनको नोट करो, मीनिंग भी नोट करो उनकी, और उनका यूसेज भी नोट करो इन सेंटेंस। क्योंकि सिर्फ मीनिंग नोट कर लोगे, यूसेज नहीं पता कैसे होता है, मतलब उसके आगे ऐड लगता है, दा लगता है, वो लगता है, तो फिर बेकार हो जाएगा मामला। नोट करो उन्हें, उनकी मीनिंग नोट करो और यूसेज नोट करो उनका सेंटेंस में कैसे है। अब ये नोट कहाँ करना है? कॉपी में मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यार कॉपी में क्या होता है, कभी कुछ काटना है, पीटना है, तो मन करता है पूरा पन्ना फाड़ दो, बहुत मतलब टाइम लगता है उसमें। ये कोई भी डिजिटल ऐप यूज़ करो, जैसे कि मैं वन नोट पे करता था, मतलब अब नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी तैयारी एक अच्छी लेवल पे हो गई है। आप कोई भी ऐप उठाओ जैसे वन नोट, उस पर आप नोट करो, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट पे कोई वर्ड मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट कर लिया, तो टाइम बहुत बचता है। और कुछ भी एरर मतलब कुछ भी एरर आ गया, कुछ एडिट करना है, तो आप ठीक कर सकते हो आसानी से, टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो कोई भी ऐप उठाओ, 5 वर्ड न्यूज़पेपर पढ़ो, तो क्या मैंने बताया, न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश कोई भी, 5 वर्ड उठाओ उसमें से, और फिर वो 5 वर्ड्स की मीनिंग नोट करो, यूसेज नोट करो सेंटेंस में, बस। अब उसको रिवाइज करना है धीमे धीमे, और ऐसा डेली करना है। डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली 5 वर्ड्स लिखने, डेली 5 वर्ड्स की मीनिंग लिखनी, डेली 5 वर्ड्स के सेंटेंस में यूसेज लिखने। अब ये ओवर टाइम आप 1 महीने में करोगे, आपके ऐसे 150 वर्ड्स हो जाएंगे। और बताएं, इसको रटना भी नहीं होता। जब आप लिख के, मतलब जब आप नोट करके न्यूज़पेपर पढ़ के नोट करोगे, तो अपने आप दिमाग में नोट होता रहता है। और बस रिवाइज करते चलो, जब भी टाइम मिले संडे को या सैटरडे को रात में रिवाइज कर लिया, बस अपनी ऐप से फ़ोन में चलते चलते रिवाइज कर लिया, ये फ़ायदा है, ठीक है। तो इतना आप कर लोगे, बस आपकी वोकैबुलरी डन। डेली आपको बस इतना करना है, आपकी वोकैबुलरी कंप्लीट, और कुछ नहीं करना। जैसे मैं दिखा दूं मैंने कैसे पढ़ाई करी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने दिसंबर 2020 से स्टार्टिंग करी थी। ये वन नोट का मेरा स्क्रीनशॉट है। तो देखो, मैंने 5 वर्ड उस दिन के न्यूज़पेपर के लिखे हैं, और ये न्यूज़पेपर में ही आए थे, और मैंने उनकी मीनिंग नोट करी है, मुझे तब नहीं पता थे, और मैंने उनका सेंटेंस में यूसेज नोट किया है, जैसा ही न्यूज़पेपर में निकला था या उससे रिलेटेड खुद बनाया है। तो देखो, ये मैंने नोट किया, और ऐसे मैंने 1 साल तक किया, मैंने 2021 तक। और अब मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि अब मेरा एक लेवल बन गया है तैयारी करते करते, वर्ड की मीनिंग पता है आपको, कुछ भी करना है तो बस रिवाइज कर लेता हूँ कभी कभी। तो ऐसा ही आपको भी करना है, मतलब 6 months to 1 year आपको ये बाय हार्ट एक्सरसाइज करनी है कि डेली 5 वर्ड नोट्स किए, ऐसे कॉपी किया अच्छे तरीके से, और रिवाइज किया सैटरडे संडे में। जहाँ आपने ये कर लिया यार, फिर कोई भी आपका वोकैबुलरी का क्वेश्चन नहीं फंसेगा इंग्लिश में,
क्योंकि बैंकिंग में न्यूज़पेपर से ही आता है, हल्के फुल्के ही पूछते हैं। अगर बस आपकी तैयारी ठीक लेवल पे है, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, इससे आपके मार्क्स बहुत इंप्रूव होंगे। तो वोकैबुलरी में बस इतना करना है जितना मैंने बताया, और आपका वोकैब कंप्लीट। अब बढ़ते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। तो भाई इडियम्स एंड फ्रेजेस जैसे मैंने बताया बैंकिंग में उतना इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करते हैं, बट एसएससी में बहुत इनका वेटेज है। इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, क्राया रिवर लिखा है, कॉट विंड ऑफ लिखा है, वाइल्ड गूस चेज लिखा है। मुझे लगता है आप लोग को इतने तो अभी तक तो पता होंगे इन तीनों का क्या मतलब है। जैसे वाइल्ड गूस चेज मतलब कोई भी ऐसे काम को ऐसी चीज़ के ऊपर पीछे भागना जिसको पता है नहीं अटेन कर पाओगे, नहीं मिल पाएगी, टाइम वेस्ट होगा। कॉट विंड ऑफ भनक लगना किसी चीज़ की, तो ये सब पता होनी चाहिए आपको। कहाँ से पता चलेंगे, इनके लिए कुछ नहीं करना है। टॉप 50 या मोस्ट पॉपुलर 50 करके PDF आती है, टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी, आप कहीं सर्च करोगे, उसको बस आप मेमोराइज कर लो। 50 या 100 मेमोराइज आपने कर लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत हैं। पेपर में आए, आपको हिट किए, बढ़िया है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम में आपने वेस्ट नहीं किया था। वैसे भी कम ही आते हैं बैंकिंग में, मेंस में आते हैं थोड़े बहुत। तो बस इतना आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस में ज़्यादा नहीं करना है, बस कोई भी PDF उठाओ, 50 से 100 इडियम्स रट लो, वही आते हैं घूम फिर के, ठीक है। ये आपका काम डन इडियम्स एंड फ्रेजेस का। उसके बाद अब मेन बात करते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है इंग्लिश में। इंग्लिश के सेक्शन में से प्री में 20 मिनट मिलते हैं और 30 सवाल होते हैं। तो क्या करना रहता है उसमें, तो भाई कुछ नहीं करना है आपको। पहले तो देखो पैसेज को आखिरी में अटेम्प्ट करना है। पैसेज टफ आता है, कभी कभी इन्फरेंस बेस्ड आता है, मतलब पैसेज में डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा आपको, मतलब फाइंड करना पड़ेगा पैसेज क्या कहना चाह रहा है, फिर क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। तो इसलिए पैसेज को पहले अटेम्प्ट नहीं करना है, लास्ट में करना है। बट हाँ, पैसेज में 2 से 3 सवाल ऐसे होते हैं जो वर्ड मीनिंग के होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के होंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स के होंगे। तो भाई ये उसी टाइम कर देने हैं, ताकि 5 में से 2-3 नंबर तो आपको मिल ही जाए। फिर बाद में पैसेज अटेम्प्ट करना है जब सारे सवाल हो जाए। उसके बाद आते हैं पैरा जंबल्स पे। तो पैरा जंबल्स जैसे मैंने आपको बताया 5 सेंटेंस होते हैं, उसको रीऑर्डर करना होता है सही से। ये भी काफ़ी टफ होता है, इसमें मैं भी फंसता हूँ कई बार। तो भाई इसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना, और इसमें गेस वर्क बिल्कुल मत करना। और अगर तुम्हें गेस करना भी है तो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस बस गेस करना, क्योंकि वो करेक्ट कर सकते हो ज़्यादातर। इसके बाद इसमें नहीं फंसना, अगर नहीं आता है छोड़ दिए पूरे 25 में ही खेलो फिर। लेकिन इसमें बहुत नेगेटिव हो जाता है, 5 के 5 गलत हो जाएंगे, तो ये छूना नहीं, लास्ट में करना है। अगर आता है, नहीं आता है तो गेस कर सकते हो फर्स्ट एंड लास्ट, वरना छोड़ दो। उसके बाद अब आते हैं एक टाइप होता है क्वेश्चन का, ऑड वन आउट टाइप वाले। ये मेंस में आते हैं, स्पेशली IBPS PO, SBI PO और क्लर्क में शायद नहीं आते हैं, बट IBPS PO और SBI PO में आते हैं। ये यार काफ़ी टफ सवाल लगता है मुझे। इसमें क्या होता है, 5 सेंटेंस आएंगे, ठीक है। उसमें से कहेगा वो कि इसमें से एक सेंटेंस ऐसा है जिसकी थीम अलग है, मतलब वो किसी और चीज़ पे बात कर रहा है, तो उसको टिक करो। लेकिन भाई जैसे ये सवाल देते हैं ना, 5 सेंटेंस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर थीम की बात ही कर रहे होते हैं, तो ढूंढना ऑड वन आउट बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है और कभी कभी आंसर भी नहीं आता है। तो इसको मेंस के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में करना, पहले अपने नॉर्मल वाले क्वेश्चन करना, उसके बाद ऑड वन आउट को चुनना, ठीक है। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो बस क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी यही है कि पैसेज, पैराजम्बल्स, ऑड वन आउट टाइप वाले क्वेश्चंस को बाद में करना है। पैसेज में जो वर्ड मीनिंग वाले आते हैं वो पहले कर देने हैं। पैराजम्बल्स में अगर कुछ गेस करना ही है तो फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस करना है, और ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन को मेंस में बाद में ही करना है। बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और क्लोज टेस्ट, ये सब तो आप जैसे देख रहे हो वैसे करते जाओ, ईजी होते हैं, अब तो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी थी क्वेश्चन अटेम्प्टिंग की। अब एक बोनस में बात करना चाहूँगा, और वो है हैबिट ऑफ रीडिंग की। यार अगर आपको अच्छे नंबर लाने ना, तो इंग्लिश में तो बस रीड रीड एंड रीड, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, ताकि आपको चीज़ें समझ में जल्दी आए। वहाँ पैसेज पढ़ो तो समझ में आए, और इतनी रीडिंग की हैबिट हो कि अगर आप कोई चीज़, एरर स्पॉटिंग वाला सवाल भी आ गया और आपने बस रीड कर रखा है, आपको रूल नहीं पता है, क्लिक करना चाहिए कि यार नहीं गलत लग रहा है, ये गलत साउंडिंग है, और टिक कर दो। ज़्यादातर वो सही होता है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मुझे ज़्यादा रूल नहीं पता है। पर जब सेंटेंस देखता हूँ ना अब और पढ़ता हूँ तो पता चल जाता है नहीं यार ये गलत है इसमें, और टिक करो, सही ही होता है। तो ये आपको करना है, रीडिंग बहुत करनी है। और क्या रीड कर सकते हो, आर्टिकल्स रीड करो, न्यूज़ रीड करो, या कुछ भी रीड करो इंटरनेट पर, बट वो इंग्लिश में होना चाहिए। जैसे मुझे पसंद है इलेक्ट्रॉनिक्स, या क्या कहते हैं, PCs, वीडियो गेम्स, मोबाइल फ़ोन, इन सब के बारे में पढ़ना, स्पेस के बारे में पढ़ना। तो मैं इन सब के बहुत आर्टिकल्स पढ़ता हूँ अभी भी, क्योंकि मेरा शौक है, इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ। और ओवर टाइम अपने आप पता चल जाता है यार क्या सही है क्या गलत है सेंटेंस, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और यही मैंने जैसे बताया, आप ऐसी चीज़ रीड करो जो आपको पसंद है। कोई ना कोई, हर को कुछ ना कुछ पसंद होता है। इंग्लिश रीड करो बस, पहले शुरुआत में ना समझ में आए तो भी रीड करो, रीड करते जाओगे ना धीमे धीमे फिर समझ में आने लगेगा। और एक और चीज़, जैसे जिनको इंग्लिश
कम नहीं ज़्यादा आती है या अभी और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जो मूवीज़ है ना, टीवी सीरीज़ है या मूवीज़ है, उसको इंग्लिश में देखो सबटाइटल्स के साथ। इससे बहुत फ़ायदा होता है, मुझे भी काफ़ी हुआ है। क्या होता है ना इसमें, जैसे तुमने मूवीज़ वॉच की, टीवी सीरीज़ वॉच करी इंग्लिश में सबटाइटल्स के साथ, तो तुम्हें कंटेक्स्ट का पता चलता है। जैसे कि तुमने कोई चीज़ वो बोल रहा है सीन में, तो तुम्हें पता चल जाएगा वो किस सेंस में बोल रहा है। वो बहुत बड़ी एडवांटेज है, उससे तुम्हें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी इंग्लिश। तुम्हें वर्ड याद नहीं, रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप तुम्हें ठीक होने लगेगी। तो ये एक सीक्रेट पावर की तरह है रीडिंग की हैबिट, जिससे तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव ही होने, क्योंकि तुम्हें कोई भी एरर दिख रहा है अपने आप याद आ जाएगा, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, समझ जाओगे नहीं यार ये गलत है, ये साउंड नहीं कर रहा है सही। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, रीडिंग बहुत करें। तो बस मेरी वीडियो में इतना ही था आज की, और अगर आपको ये स्ट्रेटजी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में बताना, लाइक करना, एंड कुछ और आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछना। मैं टेलीग्राम पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ क्योंकि मैं खुद आजकल पढ़ाई करता हूँ, तो अगर लेकिन कोई भी क्वेरी हो आपकी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछना। यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे भी पूछना, अगर मैं चलाऊँगा तो मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग चाहो तो मैं ये कर सकता हूँ कि आगे चल के मैं कुछ इसके लिए बनाने लगूँ वीडियोस इंग्लिश की, कुछ पढ़ाने के लिए, कोई रूल समझाने के लिए। अगर आप लोग कहोगे तो मैं कर सकता हूँ। बाकी बेस्ट ऑफ लक जिनका कल IBPS PO का पेपर है, एंड इंग्लिश में जैसे मैंने बताया आपको स्ट्रेटेजी आप बाय हार्ट फॉलो करो, एंड आपका बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होगा। आप देख सकोगे खुद आपके मार्क्स इंप्रूव होने लगेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल।